नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? ओके, वेरी गुड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। हालांकि हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसे हमने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप चाहे तो वहां से उसकी सहायता ले सकते हैं और इस चैप्टर के बारे में बेहतरीन जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज इस चैप्टर को बनाने के पीछे हमारा एक बड़ा एम है, गोल है और ऑब्जेक्ट्स है। वो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम के दौरान, कोई भी कंपटीशन पेपर हो, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हमारे एग्जाम में अगर एक्सक्लेमेटरी से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए सर आप हमारे को एप्रोप्रिएट पैटर्न या कोई ट्रिक या कोई लॉजिक हो वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो आज वही चीज हम इस वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम आपको ऐसे गोल्डन रूल्स बताएंगे, ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे लॉजिक्स आपके सामने रखेंगे, कुछ ऐसे पैटर्न रखेंगे जिसकी हेल्प से आप आसानी से किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन को हिंदी में कहते हैं परिभाषा। और सबसे पहले हम इसको हिंदी के अनुसार देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके मन में या आपके विचारों में अचानक ऐसी कोई फीलिंग्स आती है या ऐसी कोई भावनाएं जाहिर होती है, जैसे कि त्वरित रूप से सोचना, किसी चीज के ऊपर गुस्सा जाहिर करना या हैरानी जाहिर करना या किसी को शाबाशी देना या किसी बात पे दुख व्यक्त करना या किसी चीज पे अत्यधिक प्रसन्नता जाहिर करना या फिर आश्चर्यचकित होना या बहुत ज्यादा खुश होना, इस तरह की किसी भी प्रकार की भावनाओं के लिए, अपने विचारों के लिए जो आपके मन में अचानक पैदा होती है, इस चीज को दिखाने के लिए हम जिस वाक्य की सहायता लेते हैं उसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे वाक्यों के पीछे एक स्पेशल चिन्ह आता है जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं और हिंदी में उसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं जिसके द्वारा ये टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कितने दुख की बात है, कैसे जाहिल इंसान है वो, कैसा जाहिल इंसान है, कितनी दुख की बात है। आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में देखिए कितनी दुख की बात है, हम हमारा सोरो दिखा रहे हैं, सोरो मीन्स दुख दिखा रहे हैं कि आपको दुख किस स्तर के ऊपर है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए कैसा जाहिल इंसान है। मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रूरता से कोई कार्य करता है और अगर आप उसके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो आप ऐसे कहेंगे कैसा जाहिल इंसान है। तो जब आप ये सारी चीजें त्वरित भावना से बोलते हैं, त्वरित रूप से बोलते हैं, अचानक आपके मन में ऐसी बातें पैदा होती है, तो इसको दिखाने के लिए आप इन एग्जाम्पल का या इन एग्जाम्पल की सहायता ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं हिंदी के अनुसार आपको डेफिनेशन और आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को इंग्लिश के अनुसार देखते हैं। ठीक है, देखिए, a sentence which express sudden a strong feeling or emotion, it's mean the sentence which express the feelings about a strong feelings and emotions regarding like happiness, sorrow, sadness, surprise, wonder, excitement, enjoy, joys, bravo, applause and approvals. Okay, these type of feelings and emotions are shared by the sentence is called here exclamatory sentence. You can understand better. For example, you are sitting a calm person, it's like a calm person, and suddenly if you listen the news of happy news, for example, your brother, your sisters got a first rank in the state merit of RBC board examination. It's a fantastic happy news, and you, if you share this news among the students, among the children, and among your friends especially, then your face will be glittered at times, or and it will be a fantastic feelings, and it will be create automatically suddenly. If you understand better, for example, if we are talking about sorrow, sorrow means dukh, किसी बात के ऊपर आपको काफी सदमा लगता है या दुख होता है तो उसको दिखाने के लिए आप सोरो का प्रयोग कर सकते हैं। सैडनेस के अंदर भी वही चीज आती है, आप अपनी मायूसी को दिखाने के लिए
आप सैडनेस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सरप्राइज हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो उसके लिए वंडर या सरप्राइज को यूज कर सकते हैं। एक्साइटमेंट, आपको बहुत ज्यादा उत्साह किस चीज को लेकर होता है तो उसके लिए आप एक्साइटमेंट यूज कर सकते हैं। आई मीन टू से ये जितने भी यहाँ पे हमने वर्ड यूज किए हैं, अप्रूवल, ब्रेवो, ये सारे ऐसी फीलिंग्स होती है, ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमारे हमारे मन में, हमारे भाव में स्प्रिटली आपके माइंड में पैदा होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इनके पीछे एट द एंड ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस आर गिवन ए मार्क दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क इज गिवन एट द लास्ट. You can look the example. For example, how tragic, what a shot. For example, Virendra Sehwag, the former terrible and aggressive opening batsman of India, when he used to play the crickets, during the Pakistan, against the Pakistan, and he used to shot a sixer, a four against Shoaib Akhtar, who was the terrible bowler, aggressive, the super fast bowler that times. And when the couples of the teams of especially aggressive couples, or for example, Sachin Tendulkar, like Virendra Sehwag, who was the aggressive batsman and used to play at the first openings and to giving a fantastic scoring to the upcoming batsmen, for example. And especially I have learned the match or against India and Pakistan in 2003. It was a terrible match and everybody excited for this match especially. And for example, that times the Virendra Sehwag was playing at aggressive batting that times, for example, during the shot of six, so it was the feeling, what a shot, the played by Virendra Sehwag and Sachin's on the ball of Shoaib Akhtar, who was the world's heaviest the bowler. So it is the feelings, emotions is like a what a shot. So it's, for example, Sehwag played the shot. For example, it was the bouncer ball and the played by Virendra Sehwag and the hitting shots on the ball here. It is the feelings, suddenly feelings creating among the crowds, spectaculars. That times, for example, a mob, you can say it. So it is the feelings and emotions that is creating and the developing, producing suddenly in the mind. How tragic, for example, if you are looking the tragic accidents on the road, on the highway, for example, and if you seen the wounded peoples, injured peoples, and you see these accidents in your own words, then you say how tragic. So you use here how and what for to change, for the excitements, and for the happiness, and for the sorrow, enjoys, for the sadness, for the braveness, for example, etc. तो ये सारी चीज जो आपके दिमाग में पैदा होती है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में जो एप्रोप्रिएट सेंटेंस यूज करते हैं उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई होप अंडरस्टैंड बेटर. यहां तक यानी कि हमने अभी तक हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन को क्लियर कर लिया है और विद एग्जांपल क्लियर किया है. अगर यहां तक आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको डाउट क्लियर कर रहा हो, सॉरी आपको डाउट आपके कर रहा हो, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज के बारे में. और रिकॉग्नाइज का मीन्स होता है पहचान. ठीक है, देखिए डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गया, लेकिन जब तक आपको रिकॉग्नाइज करना नहीं आएगा, पहचानना नहीं आएगा उस चीज को, तब तक आपका टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो सकता. तो हम इसकी रिकॉग्नाइज देखेंगे हिंदी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदी. देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य में प्रथम या बीच स्थान पर कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने या कितनी आदि शब्द आ जाए और अंतिम स्थान पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाए, तो वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होगा. ये होगी इसकी पहचान. देखिए, यहां आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है. आप कहेंगे सर ये क्या, कैसा, कैसे, कैसे, ये तो डब्ल्यूएच वर्ड है सर. और डब्ल्यूएच वर्ड अगर मान लो कि सेंटेंस से पहले स्थान पर आ जाता है तो सर वो तो इंटरोगेटिव हो गया सर. तो फिर आप इन चीजों को एक्सक्लेमेटरी में कैसे पढ़ा रहे हैं? देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन 100% आएगा और आना भी चाहिए, लेकिन मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा. अगर मान लीजिए कैसा, कैसी, कैसे या कितना, ऐसे डब्ल्यूएच के फॉर्मेट में आने वाला वर्ड अगर यहां पे आ रहा है और उसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है, तो वो 100% एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादि बोधक वाक्य है. लेकिन वो क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा आपको. एग्जाम्पल देखिए, कितनी सुंदर झील है, आहा आनंद आ गया, कितनी सुंदर झील है. कैसी लाचारी है आपकी,
कैसे बाप है आप, अपने बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते आप, कैसे लाचार पिता है आप देख रहे हैं इन दोनों सेंटेंस में मैं कितना, कितनी और कैसी का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि डब्ल्यूएच है, नहीं ना? क्यों? क्योंकि अगर ऐसे वर्ड्स किसी फीलिंग्स को या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो कभी डब्ल्यूएच के अंडर में नहीं आते हैं। डब्ल्यूएच के रूप में अगर कोई वर्ड आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं व्हाट का या हाउ का प्रयोग कर रहा हूं, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं उसका यूज कर रहा हूं, अगर वो वहां पे क्वेश्चन गेटअप कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है आपसे, आपको वो रिस्पोंड करना, आपका वो रिस्पोंड जानना चाहता है, आपका रिस्पॉन्स लेना चाहता है, तो वो डब्ल्यूएच हो सकता है, वो डब्ल्यूएच के तौर पे आ सकता है। लेकिन हम यहाँ रिस्पोंड नहीं लेना चाहते, हम रिस्पॉन्स भी नहीं लेना चाहते, हम आपसे जवाब नहीं चाहते, हमको रिप्लाई नहीं चाहिए, हम तो शेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमने एक झील देखी जो हमें दुनिया में सबसे अलग लगी, तो हमने उसकी तारीफ कर दी। अब तारीफ के लिए हमने अगर डब्ल्यूएच जैसा कोई वर्ड ले लिया तो वो डब्ल्यूएच नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी है। क्योंकि हम मान लीजिए अचानक ऐसी चीज देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में अचानक कोई भाव पैदा होता है, तो उसको दिखाने के लिए हम अगर कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर उसमें मान लो कोई डब्ल्यूएच फॉर्मेट में कोई वर्ड आ गया तो वो एक्सक्लेमेटरी का होगा, न कि इंटरोगेटिव का होगा। आप एग्जाम्पल देखिए, सॉरी, आप अगला यानी कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश देखिए, और आप जब आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के हिसाब से देखिए, इफ एनी इंग्लिश सेंटेंस दिस टू एडजेक्टिव and adverbs what and how come at the first place with exclamation mark followed at the end of any English sentence is recognized exclamatory sentence। इसको बड़े ध्यान से समझना है कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर उसके फर्स्ट प्लेस पे व्हाट और हाउ का प्रयोग हो रहा है, लेकिन डब्ल्यूएच के तौर पे नहीं, उसका प्रयोग अगर एडजेक्टिव के तौर पे हो रहा है, एडवर्ब के तौर पे हो रहा है, पहले स्थान पे हो रहा है, फिर पीछे आपके एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होगा, अदरवाइज नो। तो आपका डाउट 100% यही क्लियर हो गया, डब्ल्यूएच से ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया, डब्ल्यूएच का इसका लिंक ही नहीं रहा। क्योंकि अगर मैं डब्ल्यूएच का प्रयोग क्वेश्चंस के तौर पे कर रहा हूं, मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं, तो वो डब्ल्यूएच है। लेकिन अगर मैं व्हाट और हाउ का प्रयोग ओनली फॉर दो, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी में किसी अदर डब्ल्यूएच फॉर्मेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, केवल व्हाट और हाउ का ही प्रयोग किया जाएगा इंडिविजुअली। डब्ल्यूएच तो 15 होते हैं, वाई भी होता है, वेन भी होता है, वेयर भी होता है, सारे डब्ल्यूएच की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ सारे डब्ल्यूएच में से दो ले रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट और हाउ। और ये दोनों यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये यहां पे नाउन की तारीफ करेंगे, नाउन के बारे में बात करेंगे, नाउन को एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पता है अच्छी तरह से एडजेक्टिव क्या करता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, आप देखिएगा उस पर जाके। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन की तारीफ करता है, प्रोनाउन की तारीफ करता है, उसकी विशेषताओं का बखान करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया के गुण के बारे में बात करता है। तो हम यहां देखेंगे, अगर मान लीजिए क्रिया का गुण बता रहे हैं तो एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे अगर व्हाट और हाउ का प्रयोग हो रहा है तो फिर वो आपके दोनों के दोनों ये डब्ल्यूएच चले जाएंगे कहां पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ना कि डब्ल्यूएच के अंदर। आप एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं व्हाट ए डर्टी मैन ही इज, कितना गंदा आदमी है ये, कितना गंदा आदमी। अब मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या आपसे, नहीं ना? कितना गंदा आदमी, कितना, कितने, कितनी, इसकी इंग्लिश होती है व्हाट। कितना गंदा, गंदा तो है पर कितना गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। तो गंदे को परिभाषित करने के लिए, गंदा यानी कि डर्टी को एड्रेस करने के लिए, उसको डेफिनाइज करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, व्हाट। व्हाट ए डर्टी मैन, डर्टी तो है, ये तो कंफर्म है डर्टी तो, पर डर्टी कितना, कितना गंदा आदमी, यानी कि हमने डर्टी को भी यहां पे यूज किया है, उसकी मतलब यानी कि उसकी विशेषता बताने के लिए। हाउ सेड ही, सॉरी, हाउ सेड सी, कितनी दुखी है वो आज, है ना, कितनी दुखी है, यानी कि दुख तो है, दुख का मतलब अवस्था, दुख तो है पर कितना, ज्यादा, थोड़ा, कम, बहुत ज्यादा, ये उसकी विशेषता हो गई। यानी दुख की विशेषता कि दुख भी कम है कि ज्यादा है। मान लीजिए कि 5 साल की उम्र में किसी के पेरेंट्स चले गए तो उसको दुख बहुत 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 होता है, उसका लेवल हो गया, उसकी विशेषताओं का लेवल चला गया। तो हमने यहाँ पे हाउ को और व्हाट को एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग किया, ना कि डब्ल्यूएच के तौर पे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, यहां तक आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। यहां तक एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस?
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीषा, यू आर सेड व्हाई? नथिंग? ओके, नो प्रॉब्लम। आर यू सीरियस? आर यू क्यूरियस? ओके, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वोट एंड हाउ इज ए एक्सक्लेमेटरी। अगर मान लीजिए आप वोट को और हाउ को यूज कर रहे हैं और वो भी एक्सक्लेमेटरी यूज कर रहे हैं, तो इसका हम यूज कैसे करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जब तक आपको वॉट और हाउ का यूज करना नहीं आएगा एक्सक्लेमेटरी के तौर पर ऐसे, तो मान लीजिए आपकी तैयारी जीरो है। तो इन दोनों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि यूजेस, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। यानी कि आपको प्रयोग करना आना चाहिए, आपको उसका पैटर्न स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी देना आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज आती है तो आप अच्छी तरह से इनका यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोट का प्रयोग। हम वोट को कहां यूज करते हैं। इट इज यूज्ड ओनली विद आर्टिकल एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए, मैंने इसको पढ़ा आर्टिकल, आर्टिकल, आपको आर्टिकल नहीं पढ़ना। देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इलिटरेट हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैंने मुंह से सुना है कि वो लोग इसको आर्टिकल पढ़ते हैं। सो प्लीज, इट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। आपको इसको आर्टिकल पढ़ना, आर्टिकल। यहां पे आर साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि ए वोवल है और टी कॉन्सोनेंट है। इन दोनों के बीच में अगर आर आ जाता है तो हमेशा साइलेंट होता है। अगर ऐसे रूल्स आपको चाहिए कि हमें सही तरह से प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा एक ऑफिशियल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप उस पर जाइएगा, उसको देखिएगा। आपके सारे के सारे रूल्स जो कि स्पोकन लैंग्वेज में और रीडिंग स्पोकन में काम में आते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और आपकी रीडिंग को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कहां चल रहे थे, हम चल रहे थे कि इसको यूज कहां करते हैं। इट इज यूज्ड विद आर्टिकल एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मींस ये हुआ कि वोट का प्रयोग जब भी करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो हमेशा आर्टिकल के साथ किया जाएगा। विदाउट आर्टिकल हम इसको यूज नहीं करेंगे। और आर्टिकल कौन सा? केवल ए और एन। दा के साथ इसका यूज नहीं होगा, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। हम इसको दा के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल कौन सा? ए और एन। और इसके बाद जो नाउन आएगा जिसके बारे में इसको यूज कर रहे हैं, जिसके हम यहां पे प्रशंसा कर रहे हैं या विशेषता बता रहे हैं, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, गिनने योग्य होना चाहिए। आगे आपको अच्छी तरह समझ में, वर्ड का प्रयोग कहां करते हैं? सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। दूसरा, काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि गिनने योग्य होना चाहिए। और तीसरी बात, आर्टिकल होना चाहिए उसके आगे, यानी कि ए और एन, दा नहीं होना चाहिए। तो वहां हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। एनी क्वेश्चन? यस सर, आपने बताया कि वर्ड को ए और एन के साथ में यूज करना है, लेकिन द भी तो आर्टिकल होता है, फिर उसके साथ क्यों नहीं? एक्चुअल में मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि मोस्टली हम जब भी एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं तो हम इंडिविजुअली बात करते हैं, हम उसके बारे में पर्सनली बात करते हैं। हम किसी भी चीज को नरेट करते हैं। नरेट का मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन को नरेट करते हैं, तो हम नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। और नाउन और प्रोनाउन काउंटेबल होना चाहिए। अब मैं दा का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दा क्या है? डेफिनेट है। दा क्या है? डेफिनेट। दा को हम जब भी यूज करेंगे तो दा क्या होता है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही कंडीशन में आ सकता है, लेकिन हम बात करें काउंटेबल की, तो काउंटेबल जो होगा, सिंगुलर होगा, वो सिर्फ ए और एन ही हो सकता है, दा नहीं हो सकता। आई होप अंडरस्टैंड बेटर। क्योंकि दा चीज है, वो दा में क्या है? प्लूरल और सिंगुलर दोनों कैटेगरी आती है, और वो डेफिनेट और इनडेफिनेट की कैटेगरी में आ जाता है। इसीलिए हम दा को प्रयोग नहीं कर सकते। हम ओनली फॉर ए और एन के तौर पे यूज करेंगे, क्योंकि ए और एन सिंगुलर है और काउंटेबल है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखिए हाउ को हम कैसे यूज करते हैं। इट इज ऑलराउंडर, मल्टीपर्पज। इट कैन बी यूज विद नाउन और विदाउट नाउन। यानी हाउ एक ऐसी चीज है, ये तो मल्टी ऑलराउंडर है। आप समझते हैं मल्टी ऑलराउंडर मतलब क्या होता है? ये बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, फील्डर भी है, विकेट कीपर भी है, सारे काम कर लेता है ये। यानी कि इसको तो जरूरत ही नहीं है नाउन की और विदाउट नाउन की, बिना नाउन के भी ये यूज हो सकता है। इसको हम यूज कर सकते हैं, ये कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। और यहां तक कि हम इसको वोट की जगह भी यूज कर सकते हैं। वोट तो एक लिमिटेड है और हाउ अनलिमिटेड है। वोट को तो हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, और आपका नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए,
आर्टिकल के साथ होना चाहिए, ए एन आना चाहिए, तो वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन हाउ तो ऑलराउंडर है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वोट को भी रिप्लेस कर सकता है। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, कि अगर मान लीजिए वॉट से आप बना रहे तो आपकी बनावट क्या होगी, हाउस से बना रहे तो आपकी बनावट क्या होगी, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, अगर आप वोट से प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वोट का प्रयोग करना है, उसके बाद एन या ए का प्रयोग करना है। किसका? एन का या ए का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको लगाना एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको नाउन यानी संज्ञा का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, अगर हो तो, नहीं हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो यस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और उसके बाद अगर कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाता है या कोई वर्ड्स रह जाता है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और लास्ट में आपको सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर किसका? व्हाट का। अब देखिए हाउ का। अगर हाउ से बना रहे हो तो पहले आपको हाउ का यूज करना है, उसके बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है, यानी कि ए और एन नहीं लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में एक्सेट्रा जो भी आपका बच जाता है। आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, वह कितना शानदार खेल खेलता है, यार क्या बात है, उसकी तो बात ही अलग है। वह कितना शानदार खेल खेलता है। खेल संज्ञा है, खेल संज्ञा है। शानदार उसकी तारीफ हो गई, कितना शानदार, कितना, यार वो खेलता है ना भैया, वो छक्के और चौके के लिए बात ही नहीं करता, हर बॉल पे 6, हर बॉल पे 4, कितना शानदार खेलता है यार, हर बॉल पे हैट्रिक मारता है वो तो। इतनी तारीफ कर रहे हैं हम उसकी, लेकिन तारीफ किसी एक इंसान की हो रही है, एक व्यक्ति की हो रही है, एक एक गेम की बात हो रही है, एक गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक इंसान की बात हो रही है, खेलता है, खेलते तो नहीं बोला ना हमने, खेलता है। सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, ए लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा रूल्स बोलता है आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल लगाना है, ए का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव फैंटास्टिक, शानदार, शानदार को इंग्लिश क्या बोलते हैं? फैंटास्टिक। आप यहां पे चाहो तो आउटस्टैंडिंग भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉसम भी यूज कर सकते हैं, मैग्निफिसेंट भी यूज कर सकते हैं, ब्रिलियंट भी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, गेम। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं वह को बोलते हैं ही, और उसके बाद मैन वर्ब आएगी, खेलना, खेलने बोलते हैं प्ले। अब देखिए, मैं इसके पीछे एस लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन है, गिनने योग्य है, तो एस का प्रयोग करेंगे। हमारे ग्रामर के रूल्स के हिसाब से करेंगे। हमारी ग्रामर का इसका मतलब हुआ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी ग्रामर का रूल्स बोलता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस लगाना है। अब देखिए हाउ के हिसाब से, वह कितना दुखी है, वह कितना दुखी है। दुखी तो है, दुखी भी एक ही आदमी है, लेकिन हम वॉट को रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था? हाउ को रिप्लेस नहीं कर सकते आप, लेकिन वॉट को कर सकते हो, ठीक है। हाउ सेड ही इज, हाउ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा हमेशा वॉट या हाउ पहले स्थान पे आएगा, ये तो पता ना आपको। अब मैं हाउ से बना रहा हूं, ये मेरी चॉइस है। हाउ एडजेक्टिव, सेड, दुखी, कौन है? वह है, ही इज। अब आप पूछेंगे सर यहां कोई टेंस क्यों नहीं आया? तो भैया ये टेंस का सेंटेंस है ही नहीं, ये सेंटेंस कौन सा है? एक्सिलरी सेंटेंस। एक्सिलरी का मतलब होता है जिसमें मैन वर्ब नहीं आती हो, जिसमें टेंस नहीं आता हो, जिसमें मॉडल नहीं आता हो, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और नाउन आता हो या एडजेक्टिव आता हो। आप तो डायरेक्टली बोल दो मैन वर्ब लेस, जिसमें मैन वर्ब नहीं आती हो, वो सारे सेंटेंस एक्सिलरी के होते हैं। और ये आपका एक्सिलरी का है, और कौन सी एक्सिलरी? प्रेजेंट एक्सिलरी का। अगर आपको एक्सिलरी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं। इसके लिए हमने एक पर्सनली वीडियो बना रखा है, एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जहां आपको एक्सिलरी के बारे में डीपली जानकारी दी जाएगी और आपके सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ओके। इसके बाद देखिए, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आपको ध्यान से हम समझाएंगे, तो वहां आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। देखिए, सिंपल सेंटेंस, मैं आपको हार्ड नहीं बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा हूं, कंपाउंड नहीं बता रहा हूं। हम कंपाउंड को बाद में पढ़ेंगे, पहले इजी सेंटेंस पढ़ेंगे ताकि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिले। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट के बारे में, कि व्हाट से हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। कैसा आदमी है यार ये, कैसा आदमी, व्हाट अ मैन,
व्हाट ए मैन, व्हाट आ रहा ना, तो ए और एन लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नाउन आपका काउंटेबल है, आदमी काउंटेबल है, यहां पे सिंगुलर है, ए लगा दिया हमने। व्हाट ए मैन, कैसा आदमी है। व्हाट अ ड्रीम, कैसा सपना। व्हाट अ ड्रीम, व्हाट ए आर्टिकल आ रहा है, क्योंकि व्हाट आ रहा है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ड्रीम। लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन, सॉरी इंट्रोगेशन नो, एक्सक्लेमेशन, मिस वर्ड, सॉरी। आगे देखिए, कैसा खेल, व्हाट अ गेम, व्हाट ए गेम, यानी कि नाउन के पहले ए लगा दिया, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने ए लगाया यहां पे। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, शेम शर्म की बात है ना, हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ए लगा दिया हमने, व्हाट ए। हमने आपके सामने 2-4 एग्जाम्पल रखे, इन सभी एग्जाम्पल में हमने व्हाट के बाद ए का प्रयोग किया, क्योंकि आर्टिकल के हिसाब से नाउन सिंगुलर था इसलिए। अब आप देखिए हाउ के हिसाब से, ठीक है, कितना प्यारा है, हाउ स्वीट, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव, कितना साहसी, हाउ डेयरिंग, हाउ ब्रेव, यू कैन से, कितना दयालु है, हाउ काइंड, और लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशंस। ओके, यहां हमने कहीं पर भी आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि हाउ को आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हाउ तो कहता है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी ना तो मैं व्हाट को भी रिप्लेस कर सकता हूं, मुझे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एम नॉट डिपेंडेंट फॉर एनी अदर पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स इन द इंग्लिश सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हमारा था सिंपल पार्ट। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लॉजिक के बारे में, रूल्स के बारे में। अगर मान लीजिए कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां हमारे को ग्रामेटिकल गोल्डन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे बनाओगे देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रामेटिकल एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में, जो सिर्फ ग्रामर से चलते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कंबाइंड था, यानी कि स्पोकन प्लस ग्रामर दोनों में काम में आता है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो प्योर ग्रामेटिकल होगा, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। देखिए, अगर आप ग्रामेटिकली वर्ड का प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। वॉट आपको पहले स्थान पे लगाना है, ए और एन इन दोनों में से एक लगाना है, वो भी नाउन के हिसाब से लगाना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, और फिर एक्सेट्रा, जो भी सेंटेंस में दिया हो वो आप आराम से यूज कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको लगाना है सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कहां लगाना है? वोट के तौर पे। अगर आप वोट को यूज कर रहे हो, एक्सक्लेमेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे लगाना है, वो भी ग्रामेटिकल, प्योरली ग्रामेटिकल। ध्यान रखना, यहां ग्रामेटिकल मिस नहीं करना है, ग्रामर को मिस नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, कितना घना जंगल है, ठीक है ना, कितना घना जंगल है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट अ डेंस फॉरेस्ट दिस इज। ठीक है, कितना घना जंगल है, हम इसको व्हाट से बना रहे हैं, तो हमने पहले लगा दिया व्हाट, जंगल तो एक ही है ना, फॉरेस्ट संज्ञा हो गई, नाउन हो गया, लेकिन घना है, जंगल कैसा है? घना, घना का मतलब डेंस, ठीक है, कितना घना, तो व्हाट लगा दिया आगे, जंगल एक है तो ए लगा दिया। उसके बाद यहां सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको लगानी पड़ेगी एक्सिलरी के हिसाब से, तो हम यहां लगाएंगे दिस इज, क्योंकि जंगल कोई इंसान नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, तो हम यहां पे इसको एड्रेस करेंगे दिस इज के द्वारा। इज क्यों लगाएंगे? क्योंकि पीछे है आया, जंगल है के लिए इज लगा दिया, क्यों? क्योंकि एक है तो है आएगा, दिस मैंने सब्जेक्ट बनाने के लिए लगा दिया। इज दैट क्लियर? ये हो गया ग्रामेटिकल फंडा। आगे देखिए, कपिल कितना अजीब आदमी है, कपिल देखिए कितना अजीब आदमी है ना, इसको ग्रामेटिकली बनाते हैं व्हाट ए। अजीब को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेक्यूलर। क्या बोलते हैं? पेक्यूलियर। ठीक है, आदमी मैन, संज्ञा हो गया, आदमी तो है पर कैसा है? अजीब है, यानी पेक्यूलर है। आदमी तो एक ही है ना, ए लगा दिया हमने, तो व्हाट ए पेक्यूलर मैन, आदमी का नाम क्या है? सब्जेक्ट कपिल, है ना, इज लगा दिया एक्सिलरी के हिसाब से, और लास्ट में सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखिए, वह कितना चालाक है, कितना चालाक है, जाहिर सी बात है लड़का ही होगा, ठीक है। व्हाट, व्हाट आ गया, क्योंकि व्हाट से बना रहे थे व्हाट आएगा, कितना, व्हाट, कौन चालाक है? लड़का, बॉय, संज्ञा, नाउन, कॉमन नाउन, संज्ञा हो गया, संज्ञा। अब लड़का क्या है? चालाक, क्लेवर, एडजेक्टिव आ गया, तो क्लेवर यहां पे एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल ए आ गया,
यहां पे नाउन बॉय आ गया। अब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। कौन है भाई वो? लड़का है तो ही है ना, तो इज लगा दिया पीछे और लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ इंटरोगेशन। तो आप देख रहे हैं वॉट हम पहले स्थान पे लगा रहे हैं सभी के बाद में, फिर इसके बाद में हम ए या एन का प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, नाउन का प्रयोग किया है, और फिर हमने सब्जेक्ट और एचवी का प्रयोग किया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत लगाओ। अब मान लीजिए अगर आपको हाउ से बनाना हो और वो भी ग्रामेटिकली बनाना हो तो कैसे बनाओगे? देखिए वो कितनी भोली भाली है। अरे बाप, इस जमाने में इतनी भोली भाली, क्या बात है, कितनी भोली भाली। हाउ सिंपल, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, कोई नाउन नहीं चाहिए मुझे, हम तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हाउ सिंपल, कौन है भाई सिंपल? लड़की है रे, तो सी है ना, तो इज लगा दिया, सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। यानी क्या पता है आपको, मैं तो ये कहूंगा, ग्रामेटिकल शब्दों से समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। हाउ समराइज्ड है, प्रीसिज है, कौन सा? कौन सा? सब्जेक्टिव। हमने प्रीसिज पढ़ा था ना, तो हम क्या करते थे समरी में? समरी को छोटा करते थे। वोट को छोटा करना है, वोट से बनाओगे तो बहुत सेंटेंस लंबा हो जाएगा भैया, जमाना छोटे का है। वोट को रिप्लेस कर दो, हाउ से बना दो, सिंपल। हाउ सिंपल सी इज। रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है। हाउ, क्योंकि हाउ से बना रहे तो हाउ लगाएंगे ना। एडजेक्टिव लगाइए, डार्क यानी विशेषण, रात है, रात कौन है? संज्ञा, नाउन। रात कैसी है? अंधेरी, डार्क, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया द नाइट। उसके बाद इज, क्या लगाएंगे? इज, और लास्ट में लगा देंगे सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपने दा क्यों लगाया? तो भाई दा लगा सकता हूं क्योंकि हाउ तो ऑलराउंडर है ना, दा नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? वोट के साथ नहीं लगेगा, वोट के साथ ए और एन आएगा, वहां दा नहीं लगेगा। लेकिन हाउ तो ऑलराउंडर है, हाउ के साथ तो लगा सकता हूं मैं, ठीक है। आगे देखिए, आप कितने लालची हो भाई, कितने लालची हो। अरे रे रे, हाउ ग्रीडी यू आर, आपकी बात हो रही है, डायरेक्ट हम तो आपकी बात कर रहे हैं। यू आर, आप हो, यू आर, यू के साथ आर आता है, इज नहीं आएगा। यू यहां पे प्लूरल है तो आर लगाएंगे, यू आर, ये पीछे का हो गया। आगे देखिए हाउ आ गया, लालची तो हो ना, लालची हो, ग्रीडी, तो हाउ ग्रीडी यू आर, कितने लालची हो आप। उम्मीद करता हूं ग्रामेटिकली आपको हाउ और वोट का प्रयोग समझ का आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आपके सामने अगला टॉपिक जिसका नाम है ग्रामेटिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद एडवर्ब। यानी कि हमने जो पहले पढ़ा था वो था एडजेक्टिव के साथ में, और अब इसको पढ़ेंगे हम एडवर्ब के साथ में। कि अगर मान लीजिए अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो भी ग्रामर के हिसाब से अगर एडवर्ब के साथ आता है तो आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं उसका फॉर्मूला होगा, पहले हाउ का यूज करना है। जब भी एडवर्ब को शो करना है, ध्यान रखिएगा, हम एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। जब भी क्रिया विशेषण होगा यानी क्रिया की तारीफ करेंगे, क्रिया के गुणों का बखान करेंगे, उस कंडीशन में हमेशा हाउ का प्रयोग करना है, व्हाट का प्रयोग कभी नहीं करना है। तो पहले हाउ, उसके बाद में एडवर्ब जो कि सेंटेंस में दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर एचवी एमबी, और उसके बाद जो बचा वो आपको यूज करना है अगर सेंटेंस में दिया हो तो। नहीं ना तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वी मस्ट रिमेंबर दैट इफ एडवर्ब इज गिवन along with grammatical theme we will change this according given above this formula। यहां पे दिया गया है कि अगर कोई भी चीज, हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें ग्रामेटिकल थीम के अकॉर्डिंग काम करना है तो हमें ऐसे सेंटेंस को हाउ के द्वारा ही सोल्व करना है, दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व करना है। आप एग्जांपल देखिए, वह कितनी जोर से पुकारती है, कितनी जोर से पुकारती, कितना जोर से बोलती है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहां एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, विशेषण नहीं आ रहा है, यहां क्रिया विशेषण आ रहा है। क्योंकि बुलाना, किसी को पुकारना, तो पुकारना तो क्रिया है ना, पुकार तो रही है। अब बताओ, पुकार रही है, धीरे पुकार रही है या जोर से पुकार रही है? जोर से। तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं हम, यहां नाउन की विशेषता नहीं बता रहे हैं हम, यहां प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिया के बारे में। क्रिया की विशेषता हो रही है, क्रिया धीरे या तेज, क्रिया की बात हो रही है। और जो क्रिया की बात करता है वो एडवर्ब होता है। और अगर एडवर्ब से जुड़ा कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उसको हाउ का प्रयोग करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। वो कितनी जोर से पुकारती है, तो पहले हाउ से स्टार्ट करना, तो हाउ लगा दिया। अब लगाओगे एडवर्ब, जोर से, लाउडली, लाउडली, लाउडली। कौन रे? लड़की, सी।
पुकारती है, कॉल्स। एस क्यों लगाया? क्योंकि लड़की एक वचन है, सिंगुलर है, एस का प्रयोग करेंगे। लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। इज दैट क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए, वे कितना मीठा बोल रहे हैं, वे कितना मीठा बोल रहे हैं, अरे अरे अरे, हनी 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 हनी, कितना मीठा बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, कैसा कर्कश बोल रहे हैं मेरी तरह, ये प्यार से बोल रहे हैं। बोलने का गोल, बोलने का गुण, बोलने की तारीफ हो रही है, बोलने की विशेषता बताई जाए, क्रिया की विशेषता, ठीक है ना। लेकिन वे कौन है? एक से ज्यादा, यानी प्लूरल। देख कैसे बनाते हैं, हाउ स्वीटली, मीठा बोलना, हाउ स्वीटली, हाउ की बात स्वीट लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया। कौन बोल रहे हैं? वे कौन है? दे। अब दे अगर बहुवचन है, प्लूरल है, तो आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि पीसीटी का सेंटेंस है। उसके बाद लगाएंगे आईएनजी, क्यों? क्योंकि हमारा कंटिन्यूस टेंस है, और दुनिया के तमाम कंटिन्यूस सेंटेंस में, कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब के पीछे, आपको अच्छी तरह से पता है। लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला सेंटेंस देखिए, उसने कितने ध्यान से इलाज किया। भाई डॉक्टर है, करना पड़ेगा ध्यान से, नहीं करोगे तो पेशेंट कहां से जाएगा उसके पास में, है ना। ठीक है, कितने ध्यान से डॉक्टर ने बड़े ध्यान से देखा, जांच करी, बड़े ध्यान से जांच तो करी, कंजूसी नहीं करी उसने, इंपोर्टेंस दिखाया उसने, महत्व दिया, क्रिया की विशेषता हो रही है। एक तो डॉक्टर आता है, फॉर्मेलिटी पूरी करता चला जाता है, नहीं ना, ऐसा नहीं कर रहा है वो, बड़े ध्यान से देख रहा है, कैजुअली देख रहा है उसको। तो इस कंडीशन में बात कर रहे हैं क्रिया की, तो हाउ केयरफुली, हाउ के बाद केयरफुली यानी एडवर्ब आ गया। उसने ध्यान से, यानी हो सकता है फीमेल डॉक्टर थी तो सी का प्रयोग कर दिया, ही भी लगा सकते हो आप यहां पे। ट्रीटेड यानी इलाज करना, क्योंकि इलाज किया, या यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, तो हमने इसको यहां पे सेकंड फॉर्म बना के सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, यानी ट्रीटेड पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग, और लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद पढ़ेंगे अंतिम सेंटेंस, वे कितने शांति से गाने सुन रहे थे, वे कितने शांति से भजन सुन रहे थे, सुन तो रहे थे पर बड़े शांति से, शोरगुल से नहीं, शांति से। हम क्रिया की बात कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, शांति से ना, पीसफुली। हाउ पीसफुली, हाउ के बाद एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब आ गया। कौन सुन रहे थे? वे, यानी दे के साथ आएगा वर, क्यों? क्योंकि यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, उसमें आता है वाज वर, तो दे के साथ आएगा वर, तो दे वर लिसनिंग, आईएनजी लगा दिया कंटिन्यूस के फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हर कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगता है, लगा दिया। क्या सुन रहे थे? गाने, सॉन्ग्स, ऑब्जेक्ट लगा दिया पीछे, था ना लगा दिया, नहीं होता तो नहीं लगाते, लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। उम्मीद करता हूं अगर आपको एडवर्ब से जुड़ा, क्रिया विशेषण से जुड़ा कोई भी सेंटेंस आ जाए ग्रामेटिकली एक्सक्लेमेटरी के अंडर में, तो आप इजीली बना सकते हैं। एनी डाउट? नो क्वेश्चंस? ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे एट द लास्ट फाइनल स्टेज। इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अंतिम टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां इसको ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ग्रामेटिकल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद एडजेक्टिव कोलोकेशंस, यानी कि एडजेक्टिव का कोलोकेशंस होगा, दोनों का समभाव होगा। यहां एडजेक्टिव को हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए एडजेक्टिव आपका कोलोकेशन के तौर पे आता है, तो आप इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले आपको हाउ का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको ऑफ लगाना है, उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर आपको टू का प्रयोग करना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा है उसका प्रयोग करना है, और लास्ट में आपको सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। इसका मतलब क्या, मैं आपको ध्यान समझाता हूं। दिस इज न्यू एंड मॉडर्न गोल्डन रूल्स विच फॉलोड रेयरली, बट वेन वी यूज, वी शुड यूज अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। संज्ञा विशेषण का प्रयोग दिखने हेतु हम इस गोल्डन रूल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पता है अच्छी तरह से। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हमें करना हो और किसी संज्ञा की हमें विशेषता बतानी हो, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये रेयरली है, नया है, एकदम नया फीचर है, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे कितनी दयापूर्वक बचाया, उसने मुझे कितनी दयापूर्वक, अरे दयापूर्वक, बंदे में दया थी, इंसानियत थी, तभी तो बचाया ना। लेकिन दया उसमें बहुत ही जबरदस्त लेवल की थी, उसमें दया तो थी पर दया उसकी हाई लेवल की थी। मैं
एडजेक्टिव का कोलोकेशन कर रहा हूं, समझ रहे ना बड़ी ध्यान से, यानी कि मैं विशेषण की भी विशेषण की बात कर रहा हूं, विशेषण की विशेषता बता रहा हूं मैं। उसने बचाया, दया से बचाया, लेकिन दया पूर्वक। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी की, कोई उसकी ड्यूटी थी, कोई जॉब था, ड्यूटी के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, पैसे के लिए उसने मेरे को नहीं बचाया, इंसानियत के नाते दया से बचाया। तो मैं यहां एडजेक्टिव कोलोकेशन कर रहा हूं। एग्जांपल देखिएगा, उसने मुझे कितनी दयापूर्वक बचाया, हाउ काइंड ऑफ हिम। देखिए उसने बचाया ना, ही, सी भी हो सकता है, हम ही भी लगा, अगर ही है तो हिम लगाएंगे, अगर सी होता तो हर लगा देते हिम की जगह, ठीक है। हाउ काइंड ऑफ हिम यानी कितनी दयापूर्वक, तो कितनी को बोलते हैं हाउ, दयापूर्वक तो काइंड ऑफ हिम, उसकी, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टू सेव मी, उसने मुझे बचाया। यहां मैं टू का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, इन्फिनिटिव मैनर के तौर पर। और किसको बचाया, मुझे, मी, तो मैंने लास्ट में लगा दिया मी, और लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, उसने बचाया, उसने बचाया, मुझे बचाया, मैं ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए मैंने मी का प्रयोग लास्ट में कर दिया। लेकिन बचाया, तो अगर कोई दूसरा बंदा आपको किसी दया भावना से बचाता है, वो अपने पे, जैसे मान लीजिए वो अपने पे एहसान करता है, अपने पे दया दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में अगर वो कोई क्रिया कर रहा है, तो अगले की क्रिया अगर हमारे पे हो रही है, तो उस कंडीशन में हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहां पे टू का प्रयोग कर दिया, ठीक है। उस बंदे ने किया, आदमी है तो ही लगाओ, औरत है तो शी लगाओ, लेकिन हमें उसका थर्ड पार्ट यूज करना है, तो ही है तो मैंने हिम लगा दिया यहां पे, अगर यहां पे सी होती तो यहां पे हर लगा देता। दया दिखाई ना, तो काइंड, कितनी, हाउ, इसलिए मैंने हाउ का प्रयोग कर दिया। अगला सेंटेंस देखिए, कितनी चालाकी से आपने मुझे फंसाया, मुझे आज पता चला, कितनी चालाकी से आपने मुझे फंसाया। चालाकी उस बंदे की जिसने फंसाया, लेकिन फंसाया तो मुझे ना, तो मैं पीछे चला गया ऑब्जेक्ट के तौर पे मी। कितनी चालाकी से, हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर, कितनी चालाकी से, एडजेक्टिव आ गया। किसने बचाया, आपने, किसने फंसाया, आपने, ऑफ यू, ऑफ यू। अब आप बोलेंगे सर यहां पे यू ये थर्ड पार्ट है कि फर्स्ट, तो भैया थर्ड पार्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि यू का फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सेम होता है। फंसाया ना, तो फंसाने की इंग्लिश होती है टू मेड स्ट्रक, क्योंकि फंसाया पास्ट सिंपल टेंस का है, इसलिए हमने यहां पे टू मेड स्ट्रक का प्रयोग कर दिया। स्ट्रक मतलब फंसाना। मेड क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब है। अब आप पूछोगे सर पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं समझा सकता। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेटली वीडियो बना रखा है, जिसका नाम है कॉजिटिव। कॉजिटिव के नाम से दो वर्ब होती है, गेट और मैक, इसको मैंने सेपरेटली अलग अलग बना रखा है। आप जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और दोनों को अलग से पढ़िएगा, आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी कि आखिर मेड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कितनी हिम्मत से उसने शेर का सामना किया, अरे राम राम राम, शेर का सामना, और वो भी हिम्मत से। भैया हिम्मत चाहिए ना, शेर का सामना करोगे तो हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत भी कितनी वाली, बहुत ज्यादा वाली, कितनी हिम्मत से। सामना करने वाला कोई इंसान ही होगा ना, आदमी होगा, इसलिए ही का पार्ट हिम लगा देंगे, औरत होती तो हर लगा देंगे। हाउ डेयर, हिम्मत का मतलब डेयर, हाउ डेयर ऑफ हिम, सामना करना, टू फेस, टू क्यों लगा दिया, क्योंकि इन्फिनिटिव वर्ब है। किसका सामना किया, लोइन का, ऑब्जेक्ट है तो द लोइन लगा दिया, और लास्ट में सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी, देखिए इंसान है, आप बच्चे हैं, मैं टीचर हूं, और इसीलिए हमारे में त्रुटि होना कॉमन बात है, गलती होना आम बात है। अगर मुझसे गलती होगी तो आई एम सॉरी। अगर आपके किसी भी प्रकार कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं पर्सनली उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो, आपका चैप्टर आपको, सॉरी आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।